देख रहे हैं दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर दस्तक देंगे उनमें शामिल है कराची, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। फवाद चौधरी और यास्मीन राशिद के दरमियान लफ्जी गोलाबारी की असल वजह क्या है? क्या पाकिस्तान से कुदरती गैस जखायर खत्म हो रहे हैं? क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार कौन? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज के प्रोग्राम का आगाज मुल्क के माशी हब शहर कायद यानी कराची से करते हैं। अब शर्म से पानी पानी होने का मुहावरा तो आपने सुना होगा, लेकिन शहर कायद के बासी वाकई पानी पानी हुए हुए हैं। शहर कायद के बासियों पर क्या गुजर रही है वो तो बखूबी जानते हैं, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपको यकीन आ जाएगा। शहर कायद के लोग अल अमानो अल हफीज पुकार रहे हैं। वैसे तो आसमान पर छाई घटा और सावन की बूंदें हर जी रूह के लिए जिंदगी का पैगाम बनकर आती हैं। रिमझिम और बदलियां छाते ही जिंदगी गोया लौट सी आती है, लेकिन कराची में बादल छाते ही खौफ का आसिफ मुसल्लत हो जाता है। बादल की एक टुकड़ी भी शहरियों के मसाइल में इजाफे का बायस बन जाती है और ये बाराने रहमत शहरियों के लिए जहमत का सामान लाती है। आज नमाज फजर के वक्त शहर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। शहरियों के वहमो गुमान में नहीं था कि आज होने वाली बरसात उनके लिए रहमत की बजाय जहमत बनकर साबित होगी। जो वक्त गुजरता गया, शहर में पड़ने वाली बूंदों ने मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। सातों इजला में, अब तो सातों इजला कहना पड़ता है, पहले 6 थे, अब सिंध हुकूमत 7वें जिले की बात कर रही है। तो सातों इजला में होने वाली बरसात ने शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के मनाजिर देख रहे हैं। कराची की मरकजी शारा, जो कि शहर का हुस्न कहलाती है, जिसे शहर का दिल कहा जाता है, यानी कि शारा फैसल, इस वक्त किसी झील का मंजर पेश कर रही है। इस सड़क पर 4 फुट से ज्यादा पानी है। गाड़ियों का यहाँ पर सफर करना महाल है, जबकि ट्रक और ट्रैक्टर्स इस सड़क पर ऐसे चल रहे हैं गोया कश्तियां अपनी मंजिल की जानिब बड़े धीमे धीमे से गामजन हो। इसी तरह शहर की एक और अहम सड़क, जिसे यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है, यूं तो ये सड़क आबादी के खासे ऊपर तामीर है, यानी इसका लेवल ऊपर है। इस सड़क पर पानी ठहरना नामुमकिन सा है, लेकिन इस वक्त ये सड़क मुकम्मल तौर पर डूबी हुई दिखाई दे रही है। 3 फीट से ज्यादा पानी इस शारा पर खड़ा है, जिसके बायस सड़क के अतराफ में बनाई गई दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। आज की बारिश के बायस नागन चुरंगी और उसके अतराफ के इलाके भी शदीद मुतासर हुए हैं। हमारी कोशिश है कि हम तमाम तर इलाकों की मंजर कशी आपके सामने रखें कि इस वक्त इन इलाकों में क्या सूरत हाल है। पानी के बायस घरों के अंदर रहना महाल हो चुका है। अगर बात की जाए कोरंगी की, तो इस इलाके की सूरत हाल भी दीगर शहर से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कोरंगी में मलीर नदी का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। शहरी अपना मालो असबाब महफूज मकाम में मुंतकिल करने के लिए भी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर परेशानी है। मलीर नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी क्रॉसिंग रोड को भी बंद कर दिया गया है। पूरे कराची में आज सारा दिन बारिश जारी रही। छोटे छोटे गली मोहल्ले पानी में मुकम्मल डूब चुके हैं, जबकि शहर के मरकजी हिस्से में एक मुकम्मल सैलाबी कैफियत दिखाई देती है। अब महकमा मौसमियात की बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव ने ज़ेरी सिंध समेत कराची को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लिया हुआ है। तेज बारिश का सिलसिला शाम या रात में दोबारा शुरू हो सकता है, यानी एक और आफत अभी कराची के बासियों के सरों पर मंडला रही है। हवा के कम दबाव को आगे बढ़ने में मजीद 2 दिन लग सकते हैं, जिससे कल भी शहर में तूफानी बारिशों का इम्कान है और बारिश का यह सिलसिला जुमेरात तक जारी रह सकता है। आज शहर में होने वाली बारिशों के हवाले से महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अब तक सबसे ज्यादा बारिश पीएफ फैसल बेस पर 118 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। नासिबाबाद में 76.6, सदर में 77, गुलशन हदीद 72, लांडी में 69.5 और मौसमियात के मुताबिक 71.2 बाज़ इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। यूनिवर्सिटी रोड है, वहां पर 68.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिस तरह जिना टर्मिनल की बात की जाए, पीएफ मसरूर बेस की बात की जाए, तो 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। अब शहर कायद के बासियों पर आज का दिन कैसा गुजरा और इस वक्त की क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमारे रिपोर्टर सबर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सबर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और शहर कायद के बासियों का क्या कहना है, आज दिन भर उन्होंने कैसे गुजारा है और इस वक्त की सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है आप? हाँ जी बिल्कुल, देखें तारिक, प्रोग्राम दस्तक के नाजरीन के लिए मैं आपको शहर कायद की सूरत हाल का बताता जाऊँ तो आज शहर कायद में दिन भर मूसलाधार बारिश के बाद शहर के अहम शहरों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दर्जनों गाड़ियाँ पानी में ख़राब हो गई, जबकि इसी तरह मोटरसाइकिल सवार भी बमुश्किल अपनी मंजिलों को पहुँचे। इस दर्जनों मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ मकामात पर ख़राब नज़र आईं। शहरी परेशान हाल थे, उनकी मदद को रेंजर्स, पुलिस और ट्रैफिक
ट्रैफिक पुलिस एहलकार पहुँचे, ताहम दूसरी जानिब रेस्क्यू एहलकार भी दिन भर शहरियों की मदद करते नज़र आए। इसी तरह अगर बात की जाए हब रिवर रोड पे तो वहाँ पे बस उलट गई, जिसको फौरी तौर पे रेंजर्स के जवानों ने मौके पे पहुँचे और रेस्क्यू किया। जो मुसाफिर अंदर थे उन्हें निकाला। और शहर के अहम शाहराएँ जो हैं इस वक्त भी बदस्तूर जो है पानी में डूबी हुई हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द निकासी आप का काम किया जाए और ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया जाए। अगर बात की जाए शाहरा फैसल की मेट्रोपोल से अगर गोरा कब्रिस्तान नर्सरी से होते हुए कारसाज और नाता खान एयरपोर्ट की तरफ अगर आएंगे तो जगह जगह आपको पानी मिलेगा। और दूसरी जानिब अगर एयरपोर्ट से आप अहम शाहरा है, क्योंकि शहरी जो है वो एयरपोर्ट से अगर सदर की तरफ जाना चाहेंगे तो उन्हें ये रास्ता क्लियर मिलेगा। इसी तरह अगर अंडर बाईपास की बात की जाए तो अंडर बाईपास जो नाज़माबाद के हैं, इसी तरह डिग रोड के हैं या सब मरीन पंजाब चौरंगी का जो अंडर पास है ये पानी से भर चुका है और ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहर के जो अहम नाले हैं वो भी ओवरफ्लो होने की वजह से घरों में पानी आया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। थड्डो डैम की बात की जाए, गडाब में जो वाक़या है उस डैम ओवरफ्लो होने की वजह से पानी जो है बाहर आया, जिसकी वजह से शहरियों में अतराफ़ की आबादियों में खौफ फैल गया है। हब डैम भी अगर आज रात बारिश रही तो वो भी ओवरफ्लो हो सकता है। मलीर नदी में पानी का तेज़ बहाव आया, जिसकी वजह से मलीर नदी को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह कुरंगी कॉजवे पे पानी आने की वजह से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने कुरंगी कॉजवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया और ट्रैफिक को जाम सादिक ब्रिज से जो है सीधा 15 चुरंगी की तरफ डाइवर्ट किया गया है। और शहरियों से यही पुलिस ने अपील की है कि शहरी घरों में रहें। अगर आज रात भी अगर तेज़ बारिश होगी तो जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। अगर शहर में हादसात की बात की जाए तो करंट लगने और दीवार गिरने से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बाक हुए। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो रेस्क्यू एहलकार और रेंजर और पुलिस के एहलकार शहरियों की मदद कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समर आपका। हमारे रिपोर्टर समर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि शहर कायद के बासियों को किस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मुश्किलात क्या हैं। जहां आम शहरियों की मुश्किलात है वहीं जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी यकीनन दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कैमराज ओपन नहीं कर सकते हैं, फील्ड में जाने में दिक्कत है, हर जगह पानी दिखाई दे रहा है। शहर कायद ने गुज़श्ता माह यानी जुलाई में मॉनसून के 3 स्पेल्स देखे हैं और गुज़श्ता माह के आखिर में होने वाली बारिश के बायस शहर के बेशतर इलाके नालों की सफाई ना होने और फिर नाले बिफरने की वजह से ज़ेरे आब आ गए, जिसके बायस लोगों के लिए बाराने रहमत जहमत में तब्दील हो गई थी। अब यही नहीं है बल्कि इन बारिशों के दौरान 2 दर्जन से ज़ायद अफराद करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में जान की बाजी हार गए थे। इसी तरह रवा माह 6 से 9 तारीख तक शहर में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश हुई। रवा माह के शुरू में होने वाली बारिशों में शहर के बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ गए थे, जबकि शहर के कुछ नालों की सफाई होने के बाद सूरत हाल गुज़श्ता माह से कदरे बेहतर नजर आई थी। गुज़श्ता 5 सिलसिलों की अगर बात की जाए तो मॉनसून का पहला सिलसिला कराची में 7 जुलाई को आया, जिसकी वजह से शहर में घंटों तक बिजली बंद रही थी और तकरीबन हर अहम शाहरा पर ट्रैफिक जैम हो गया था। बारिश के बायस हादसात में 6 अफराद की मौत, जबकि मुतअद्दिद सड़कों और इमारतों को सैलाब की वजह से भारी नुकसान पहुंचा था। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिलीमीटर या 1.57 इंच बारिश हुई थी। 18 जुलाई को कराची में तेज़ बारिश का दूसरा सिलसिला देखने को मिला, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत कम से कम 2 अफराद मौत की वादी में चले गए और शहर में ट्रैफिक जैम, सड़कों पर सैलाब और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही देखी गई थी। मीट ऑफिस के मुताबिक कराची में ज़्यादा से ज़्यादा 63.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। शहर कायद में मॉनसून का तीसरा सिलसिला 27 से 28 जुलाई को देखा गया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बारिश 86.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। इस दौरान मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद जाबाहक हुए। कराची में 7 और 8 अगस्त को जो मॉनसून का चौथा सिलसिला शुरू हुआ, इस दौरान शहर में ज्यादा से ज्यादा 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में 21 अगस्त को मॉनसून के 5वें स्पेल का आगाज हुआ और इस दौरान शहर की कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ दिखाई नहीं दी। शहर में मॉनसून का 6ठा स्पेल शुरू हो चुका है और मॉनसून के 6ठे स्पेल के दूसरे दिन तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज दिखाई दे रहा है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 10 साला लड़के समेत 3 नौजवान जाबाहक हो चुके हैं। शहर में गुज़श्ता तमाम स्पेल्स के दौरान तमाम सियासी क़यादत ने भरपूर सियासत की। वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद किए। सिंध हुकूमत ने मेयर कराची को नाकाम करार दिया। आज कराची में बरसात के बाद वज़ीर आला सिंध ने रेन इमरजेंसी का ऐलान करते हुए तमाम महकमों को फ़ाल किरदार अदा करने के अहकामात सादिर किए। उन्होंने बरसात में तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिंध हुकूमत के इक़दामात
सैलाबी सूरत हाल में मौसर हो सकते हैं। शहर की बरसात पर सियासत तो होती रही है, लेकिन कराची की तकदीर बदलने का किसी को ख्याल तक नहीं आया है। यहाँ तक कि सियासी क़यादत कराची के दुख पर सिर्फ आंसू बहाती रही है। यार क्या हो गया हमें, कहाँ चले गए हम, ये क्या हो गया इस कम्युनिटी, कहाँ ले गया ये आदमी हमें। मैंने सीएम हाउस के दरवाजे के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं, ये लेटर लिखे हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध। ये कौन लेगा, कौन, एक जवाब नहीं किया इसका मेरा। अब यूँ लगता है कि शहर कायद के सियासी नुमाइंदों के आंसू बारिश बनकर बरस रहे हैं और इन्हीं बारिश के पानी के अंदर जो शहर डूब रहा है, बेसिकली ये वही आंसू हैं जो बड़े अरसे से शहर कायद के सियासी कायदीन बहाते रहे हैं। लेकिन क्या कराची का जो आसमान सियासी क़यादत पर आंसू बहा रहा है और आसमान से बरसता पानी अवामी नुमाइंदों की नाकामी का अलमिया बयान कर रहा है, क्या ये काफ़ी है? क्या ये शहर कायद के बासियों के ज़ख्मों पर मरहम रख सकता है? या सवाल पैदा होता है कि शहर कायद में बरसात के बायस सैलाबी कैफियत पैदा क्यों हुई है और नालों की सफाई के बावजूद पानी से तबाही की वजूहात क्या हैं? सियासी क़यादत शहर के मसाइल हल करने में संजीदा क्यों नहीं है? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त शहर कायद के जो बासी है वो दिक्कत में मुब्तला है, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक वज़ीर आला सिंध भी कराची में है, आप खुद भी फील्ड में मौजूद है, तो बताइएगा कि हुकूमत अपनी सतह पर क्या इक़दाम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, सीएम साहब काफ़ी देर से शहर की विजिट पे हैं और तकरीबन पूरे शहर का विजिट उन्होंने किया है। जो ख़ास तौर पर प्रॉब्लम जहाँ पे था, जैसे नागन चौरंगी वाला एरिया है नॉर्थ का, फिर वो यूसुफ गोट जिसको जाहिर है वहाँ पे काफ़ी इश्यूज है, वहाँ पे भी सीएम साहब ने विजिट किया। फिर एक वो जो लैंडस्लाइड गिर गई थी जिससे भी कुछ नुकसान हुआ था गुलिस्तान जौहर के एरिया का, वहाँ भी वो गए। और फिर जितनी शाराएं हैं बड़ी, ख़ास तौर पर शाराए फैसल है, बुलस्फानी रोड है या दीगर और एरिया जो है हमारे शहर के, वो विजिट किए गए हैं और प्रॉपर वहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है शाह साहब, अब ये तो कराची के बुनियादी तौर पर मुस्तकिल इश्यूज हैं। इस वक्त जो हो रहा है वो तो फायर फाइटिंग हो सकती है कि वो लोग जो पानी में फंसे हुए हैं, जिनको मुश्किल आ रही है, उनको रेस्क्यू किया जा सके। क्या यही हो रहा है इस वक्त? देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं कि जाहिर है बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला है, उनसे माजूद काफ़ी हैं, लेकिन हम उनके रेस्क्यू की उनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। अब भी एक जो इस वक्त सबसे अहम इशू हुआ है वो है कि मलीर नदी के कुछ एरिया में ब्रीच हुआ है, वहाँ पे इस वक्त सब लोग मौजूद हैं। हमारे मिनिस्टर इरिगेशन भी वहाँ पे मौजूद हैं और दीगर अफसरान भी, सब लोग वहाँ पे हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ उन सबको सपोर्ट किया जाए। इवन हमने नेवी से भी कहा है कि वो अगर वहाँ पे बोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल कर रहे हैं। कहूँ कि ये बारिशें आम बारिशों की तरह नहीं है और उसके बावजूद भी आप अगर इस वक्त आपके बीच दुकानें होते हैं हर जगह पे अगर देख ले तो जो इलाके चार बंद हो जाता था वो ड्रेन आउट हो चुका है काफी जगहों। और शाह साहब, हमें क्योंकि बताया गया था कि जो मेजर नाले हैं, खासतौर पे गुज्जर नाला है, वो साफ करा लिए गए हैं। 3 बड़े नालों की सफाई एफडब्ल्यू कर चुका है। इसके बावजूद जो ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ रही है शहर कायद के बासियों को, इसकी बुनियादी वजह जो रिकॉर्ड बारिशें हैं ये है या कोई और मामला है? सर देखिए, मैं आपको बात करूँ, ने बहुत अच्छा काम किया है, 3 नाले जो साफ किए उन्होंने, लेकिन वो बेसिकली बड़े 38 नाले हैं और इन 3 नालों में गवर्नमेंट की तरफ से जो चौथे पॉइंट वो साफ कर लिए गए थे जब इन्होंने काम शुरू किया। क्योंकि हम लोग तो 1 जुलाई से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। कि असल इशू ये है कि बहुत सारे इस वक्त भी रोड पे हैं और ये जो कहा जाता है कभी कभी मीडिया पे बड़ी माजरत के साथ कि जी कोई जो लोग हैं हुकूमती नहीं पहुंचे ना, हालांकि हर जगह पे मौजूद है और काम किया जा रहा है। कुछ जरूर लोगों को जहमत है, उनसे माजरत करते हैं, लेकिन उसमें वजह ये इतनी शदीद बारिशें
और फिर मुख्तलिफ जगहों पर जो इंक्रोचमेंट है, और वो इंक्रोचमेंट है जो हमारे अदवार में नहीं हुई। और फिर हमेशा जब भी इंक्रोचमेंट हटाने जाते हैं तो स्टे ऑर्डर्स आ जाते थे। इस दफा खुशाइन बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने सीरियस नोटिस लिया हुआ है, इसलिए जो लोअर कोर्ट्स हैं वो नहीं देंगी, स्टे नहीं देंगी। तो इसलिए इस दफा हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, ऑन बोर्ड है एनडीए में। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि वफाक के साथ आपकी जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई जिसमें वफाक के भी 3 नुमाइंदे हैं, तो इस वक्त जो दिक्कत आपको दरपेश है सिंध में, इस पे वफाक के नुमाइंदे भी या वफाक भी सपोर्ट कर रहा है किसी एंड पर? जी बिल्कुल, हम लोग सब इस वक्त साथ हैं। एनडीए में जो है वो भी वफाकी हुकूमत की तरफ से है, और उनके जो चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल अफजल साहब, वो बहुत ही काम कर रहे हैं और बड़े एक्सपीरियंस भी हैं और प्रोफेशनल हैं, और उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। तो ये नाले भी साफ किए जा रहे हैं। फिर हमारा है कि ये जितनी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाया जाएगा। शुरू में जो सॉफ्ट है उनको। गुज़श्ता रोज आपने मेयर कराची की जो दर्द भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी सुनी होगी, जिसमें वो आप दीदा हो गए थे और बता रहे थे कि मैंने बहुत दरखास्तें की, समरीज भी हुई, इस हवाले से चीफ मिनिस्टर सिंध को भी अप्रोच किया गया, गवर्नर को भी अप्रोच किया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और उनके स्टांस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए, मेयर साहब मेरे लिए काबिल मोहतरम है, काबिल एहतराम है, और उस वक्त वो जा रहे हैं। अब यही कुछ क्या उस पर कमेंट किया जा सकता है? ये चीजें वो पहले कह देते ना। अगर उनको इतना ही था कि बेबस थे तो ये वो तो कहते हैं कि बारहा लिखा गया, हमने दरखास्तें भी भेजी, वो तो क्लेम कर रहा है। मेरे कहने का मकसद है, अगर इतना ही उनको वो था तो वो पहले ही ये छोड़ देते ना होता, अगर इतना ही बेबस थे। वो कहते हैं मुझे कराची की अवाम ने मैंडेट दिया है, और वो तो ये भी कहते हैं शाह साहब कि मेरे पास वजीर आला सिंध से ज्यादा भारी मैंडेट है, 3.5 करोड़ अवाम का मैंडेट है मेरे पास। वो आपको पता है जिस तरह इनको मैंडेट मिलता रहा है, और फिर वो इस दफा की इलेक्शन में तो कोई और कह रहा है कि हमारे पास मैंडेट है कराची का, तो इसका मैंडेट तो नहीं रहा। लेकिन उस बात को छोड़ें, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमेशा सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट की, और हर साल करोड़ों रुपए इन नालों की सफाई की मद में सिंध गवर्नमेंट देती रही। ये काम केएमसी का है, लेकिन हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम पर तनकीद भी होती है और सारी चीजें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको सपोर्ट नहीं। ये जरूर है कि जो इख्तियारात जो पहले सिटी गवर्नमेंट होती थी मुशर्रफ साहब के टाइम में, वो इनको नहीं है कि वो जो नया कानून बना, कानून के मुताबिक जो चीजें थी वो इनके पास थी, और इनके पास मुकम्मल सपोर्ट इनको गवर्नमेंट इनमें हमेशा सपोर्ट करती थी। बल्कि ये भी मैं करूँ कि करोड़ों रुपए तनख्वाहों की मद में हर माह इनको सपोर्ट मिलती रही, जो सिंध के दीगर किसी कारपोरेशन को नहीं दी जाती। और नालों की सफाई के लिए भी इन्हें हर साल काफी इस मद में भी पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारे गिले शिकवे अब तो क्योंकि वो 2 रोज के मेहमान रह गए हैं, 28 अगस्त को उनकी मियाद खत्म हो रही है ओहदे की, तो आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी तैनाती के हवाले से भी कंसेंसस डेवलप कर लिया है कि किसको नया एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आएंगे? जी पूरी कोशिश करेंगे कि जो अच्छी साख के अफसर हो, सीनियर अफसर हो, उनको लाया जाएगा, और उस पर कोशिश की जाएगी कंसेंसस की भी। लेकिन कोई अच्छा अफसर होगा जो आएगा, जो बेहतर तरीके से इन इदारों को चला सके और लोगों की खिदमत कर सके। अच्छा नासिर हुसैन शाह साहब, मैं एक सवाल मैं दोबारा आपसे ले लूं ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे और सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम है। खुर्रमशेर ज़मान के हवाले से वो जो स्टेटमेंट था जो उन्होंने दिया कि सीएम ऑफिस जो है उसके बाहर सड़कें साफ है, पानी मौजूद नहीं है, गमले भी बिल्कुल बैन ही लगे हुए हैं जैसे पहले मौजूद थे, एहलकार भी खड़े हुए और सीएम साहब अंदर सो रहे हैं, इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, ये वो झूठ बोल रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। आज कैमरे की आंख भी थी, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, आपके प्रिंट मीडिया तो सुबह आएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे भी था कि सीएम साहब ऑन रोड थे, और उन्होंने तकरीबन कराची के हर इलाके में गए, 60-70% इलाका उन्होंने आज विजिट किया है। जहाँ जहाँ इश्यूज होते थे वो काफी हद तक सॉल्व हुए हैं, और इस वक्त तो पानी शाहराह फैसल पे भी बहुत कम है, बहुत सारी जो 90% से ज्यादा वो क्लियर है, तो वो भी उसका किसको जिम्मेदार करार देंगे।
तो क्या यहाँ सीएम हाउस के बाहर बारिश नहीं कम हुई? क्या हुआ? यहाँ पे पानी भी नहीं था, जमले भी सही थे और पुलिस एहलकार भी मौजूद थे जब मेरे मौसूफ वहाँ पे आए विजिट करने के लिए। तो देखिए, ये इनकी इस तरह की जो बातें हैं नेगेटिविटी फैलाने की, थोड़ा सा हर कोना ढूंढ के ऐसा जहाँ पे पानी ज्यादा हो उसकी फुटेज बना लेना और फिर उसको भेज देना, ये इनकी ज़हनियत बताती है। मेरा ख्याल है शाह साहब आपसे मोहब्बत भी ज्यादा है और आपसे मोहब्बत का तकाजा भी है कि जहां जहां होता है वहां फिर वो पहुंचते भी हैं और फिर कमेंट भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बारहा दावे किए गए, तसल्लियां दी गई, यकीन दहानियां कराई गई, लेकिन शहर कायद के बासियों का मुकद्दर नहीं बदल सका है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे फवाद चौधरी यास्मीन राशिद के इकदामात की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं और एक लफ्जी गोलाबारी जारी है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नवाज शरीफ की बीमारी और उनके बाहर जाने का मामला अब संजीदा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के बरतानिया में हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जकरिया ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान को हवालगी से मुताल्लिक बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया है। पिछले हफ्ते मुशीर बराए दाखिला अमूर शहजाद अकबर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तस्दीक की थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की हवालगी से मुताल्लिक जरूरी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से खुद तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तलाफात सामने आने शुरू हो गए हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 से इलाज की गरज से लंदन में मुकीम है। कुछ रोज पहले मंजर-ए-आम पर आने वाली नवाज शरीफ और उनके बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर चले गए, उन्हें वापस लाना जरूरी हो गया है। और याद रहे, ये कोई पहली तस्वीर नहीं थी, इससे पहले भी 5 तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ चुकी। कल एक निजी चैनल के प्रोग्राम में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि रिपोर्ट्स जाली बनाई गई हैं। ये रिपोर्ट्स जो दी गई वो फेक थी और इस हवाले से वजीर सेहत पंजाब से तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी इस तमाम तर मामले को लेकर किन तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। So question is not on the reading of the reports, but how those reports were generated. ये प्रोब होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी जाहिर है उस प्रोब का हिस्सा होंगी। इस तमाम तर मामले पर फवाद चौधरी अपनी सूबाई वजीर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। चंद रोज पहले यानी 11 अगस्त को डॉक्टर शहबाज गिल ने भी अपने ट्विटर पर इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ की ब्लड रिपोर्ट्स को EDTA शामिल करके अपने मतलब के मुताबिक बनाया गया। EDTA क्या है, इस मुतालिक हमने आपको एक प्रोग्राम में भी बताया। गिल क्या इल्जाम आयद कर रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाता है। आपको मैं स्टोरी बताता हूं आज, क्योंकि मरियम सफदर साहबा ये बार बार फरमा रही थी कि उनके वालिद के ऊपर तरस नहीं किया गया, बल्कि जब ये पता चला कि वो मरने लगा है, मैं कभी लगा है का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता होता, जब वो मरने लगा है तो जाने दिया। तो मैं आज आपको बताता हूं कि ये मरने लगा कैसे था। एक केमिकल होता है EDTA, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है जिसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसका मकसद होता है कि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो जब तक वो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट हो। उस EDTA की अगर मुकदार ज्यादा कर दी जाए और ब्लड की मुकदार कम कर दी जाए जब सैंपल लें, तो रेड ब्लड सेल्स और ब्लड के दूसरे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे प्लेटलेट्स की तादाद अगर किसी के अंदर 2.5 लाख है तो 8 से 10,000 के करीब आ जाती है। ये वो गेम की गई, ये पंजाब गवर्नमेंट को अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। शहबाज गिल का इशारा भी इसी जानिब है कि रिपोर्ट्स फेक थी और इस हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया है। ये रिपोर्ट्स फैब्रिकेटेड हैं, मैनिपुलेट की गई हैं। कल निजी चैनल के प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने बात करते हुए कहा कि वो क्रिमिनल वकील हैं, वो क्रिमिनल प्रोसीजर्स को समझते हैं और वो जानते हैं कि रिपोर्ट्स में कैसे रद्दोबदल की जाती है, जब मेडिकल लीगल उसे कैसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मुतालिक फवाद चौधरी क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक भी देख लीजिए। इशू ये है कि मैं ये कहूँगा वो वकील नहीं है तो इसलिए वो ये कह रही है, क्योंकि देखिए मैंने बहुत लंबा अर्सा क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस किया है और अभी वजारत के बाद फारग होकर क्रिमिनल लॉ ही प्रैक्टिस करना है। तो इशू ये है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स हैं वो किस तरह से उनको बदला जाता है, उनमें किस तरह से उन रिपोर्ट्स जो हैं उनको क्लाइंट्स को फ़ायदा देने के लिए पुलिस जो है वो हेल्प आउट करती है। और पाकिस्तान में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें ये एक रूटीन की बात है कि कैसे रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। अब नवाज शरीफ साहब के केस में देखिए मेरे एतराज़ात उस वक्त ये नहीं थे कि उनको कोई जो है वो इलाज नहीं कराना चाहिए। हमारा एतराज़ उस वक्त ये था कि आप उनके साथ वही सलूक करें जो बाकी कैदियों के साथ होता है।
अब हुकूमती वज़रा की तनकीद का रुख क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब है, पंजाब हुकूमत की तरफ है, तो इसी तमाम तर मामले पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट की 100 बार इंक्वायरी करा ले, फवाद चौधरी डॉक्टर नहीं है, उनके लिए रिपोर्ट को समझना मुश्किल होगा। वो क्या कह रही थी, जरा उनका मौक़िफ़ भी सुनता है। फवाद चौधरी साहब डॉक्टर नहीं है, मैं बतौर डॉक्टर ठीक है मैं रजिस्टर अपनी जगह, बट आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर और कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर के साथ जब मैंने शेयर की तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी ना। अगर आपने इंसानी हमदर्दी के तहत ना सबने, हम भी इंसानी हमदर्दी के तहत उनका ख्याल कर रहे थे, वो भी इंसानी हमदर्दी के तहत उनके बारे में बार बार पूछ कर रहे थे। यास्मीन राशिद ने यह भी कहा है कि तमाम तर इल्जाम नैब पर आयद होता है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के खून के नमूने क्योंकि नैब की तरफ से हासिल किए गए थे, उन रिपोर्ट्स का इंतजाम खुद ब्यूरो ने किया था। उनका यह भी कहना था कि नैब को अपनी पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी तफ्तीश करनी चाहिए कि किस लेबोरेटरी से रिपोर्ट हासिल की गई। उनके इस बयान के रद्द-ए-अमल में नैब का कहना है कि ब्यूरो एक तहकीकाती इदारा है जिसके पास उसके अपने डॉक्टर्स नहीं होते हैं और नैब तफ्तीशी अफसरान, प्रोसिक्यूटर्स और मुख्तलिफ शोबों के कुछ माहिरीन को तैनात करता है, लेकिन नैब ने कभी भी डॉक्टर्स की खिदमात हासिल नहीं की हैं। नवाज शरीफ से मुताल्लिक पहली पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स सर्विसेज अस्पताल लाहौर से तलब की गई थी, जो उसके महकमा पैथोलॉजी की तरफ से हुई थी, जिसमें नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की गिनती में नुमाया कमी की तस्दीक भी हो गई थी और इसके नैब ने नवाज शरीफ को मजीद लेबोरेटरी टेस्ट और तिब्बी इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया था। हुकूमती इदारे और सूबाई और वफाकी वजीर के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम गेम हुकूमती सफ़ों में फ्रस्ट्रेशन को वाज़े कर रही है। तहरीक इंसाफ का बयानिया है कि किसी को NRO नहीं देंगे, आज खुद तहरीक इंसाफ के अंदर मसाइल पैदा कर रहा है और शायद इसी बयानिए को लेकर खलबली मची हुई है। ऐसे में हुकूमत के खिलाफ उठती हुई अपोजिशन की तहरीक और बदतरीन मईशत हुकूमती वज़रा को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर ले आई है। नवाज शरीफ के बाहर जाने का असल जिम्मेदार कौन है और वज़रा और नैब के दरमियान इस बयानबाजी के असबाब क्या हो सकते हैं, इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए साफी तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एक और तस्वीर और हुकूमती सफ़ों में खलबली। इससे पहले भी मुताद्दिद तस्वीर आ चुकी हैं। जब तस्वीर रिलीज होती है तो हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आता है, लेकिन इस बार का रिएक्शन कुछ ज्यादा शदीद देखा जा रहा है और आज वफाकी कैबिनेट ने साबिक वज़ीर आज़म को वापस लाने की मंजूरी दे दी है। हुकूमती टीम को टास्क भी मिल गया है। आपके ख्याल में ये क्यों हो रहा है, इसके पसे पर्दा क्या मुहरकात हो सकते हैं और क्या ये जो हुकूमती टीम दावा कर रही है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वापस लाने के लिए हर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, तो क्या कोई ऐसा कानूनी ऑप्शन है हुकूमत के पास कि जिससे वो वज़ीर-ए-आज़म को वापस ला सके? शुक्रिया। देखिए, कानूनी ऑप्शन ज़ाहिर है उनका राइट है। नवाज शरीफ साहब 8 महीने पहले तकरीबन गए थे यहाँ से, कुछ गारंटीज़ भी दी गई थी जाने की। उसके अलावा जो है जो उनकी इस वक्त कंडीशंस थी उसमें पंजाब गवर्नमेंट हो या कैबिनेट हो, उन सब ने उसको अप्रूव किया था। उसमें मेरा ख्याल है उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई उससे चीज़ें ख़राब हुई। इमरान खान को फिर दोबारा ये ब्रीफ किया गया कि जी ये सब गलत था, सही था। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद आज भी अपनी उस पोजीशन पर स्टैंड करती हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब की कंडीशन ख़राब थी। उन्होंने ये था यहाँ तक कहा है कि जो इंक्वायरी करवाना चाहे, और ज़ाहिर है उनकी मुराद वफाकी कुछ वज़रा से है जो इस बात पे एक तरीके से उनको सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जी गलत रिपोर्ट्स दी गई, वो दी गई। तो मेरा ख्याल है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, पूरी पंजाब गवर्नमेंट तो नहीं लेकिन फेडरल गवर्नमेंट और उस टीम के दरमियान एक टेंशन डेवलप हो गई है। वो कह रहे हैं आप डॉक्टर फैसल उठा लें, डॉक्टर ताहिर शमसी उठा लें, आप यास्मीन राशिद उठा लें, उस वक्त के जो मेडिकल बोर्ड है उनको उठा लें। उनमें से किसी ने आज तक अभी तक ये पोजीशन नहीं ली है कि उस वक्त जो उनके सामने चीज़ें थीं उन्होंने सही फैसला किया। उनके नज़दीक नवाज शरीफ साहब की तबीयत सीरियस थी, उनको हार्ट अटैक भी हुआ था, माइल्ड हार्ट अटैक भी हुआ था। उसकी बुनियाद पे उन्होंने अब जिस चीज़ को वफाकी सतह पे शक की निगाह से देखा जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये मेडिकल रिपोर्ट डिस्टॉर्ट की है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ये डील का तासुर किस हद तक मजबूत हुआ है इस तमाम तर अमल से, और फिर अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो इटसेल्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत की बका के लिए, सर्वाइवल के लिए तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। उनकी सियासत को तो किसी हद तक तकवीयत मिलेगी। जी बिल्कुल मिलेगी, और मेरा ख्याल है PTI कह तो बहुत रही है, फेडरल कैबिनेट के लेवल पे भी ये सारी बातें हो रही हैं और शायद सुप्रीम कोर्ट में भी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस तरह की कोई पोजीशन हमें नज़र आए।
लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि पीटीआई भी चाहती है कि नवाज शरीफ वापस आए। पीटीआई, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो तो बहुत तवील है, उसमें तो इतनी आसानी से वो नहीं वापस आएंगे। लेकिन इस चीज़ को, इस नैरेटिव को पीटीआई ज़िंदा रखना चाहती है कि नवाज शरीफ साहब फ़रार हैं, नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान से बाहर रहना पीटीआई के इंटरेस्ट में है। पीटीआई के इंटरेस्ट में इस वजह से भी है कि यहाँ की पॉलिटिक्स जो हो रही है, आइंदा लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस भी होंगे, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के बाद वक्त नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर हों। बिल्कुल ठीक है। वो चाहेंगे इस तरीके से चीज़ें मैनूवर हों और पीटीआई जो है लोकल बॉडीज़ पीएमएलक्यू के साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा लोकल बॉडीज़ वो जीते, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मेयर ज़्यादा इलेक्ट हों पंजाब के अंदर। तो पीटीआई चाहेगी ज़रूर कि नवाज शरीफ साहब बाहर रहें, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स ये ज़रूर रहेगी कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाए रहें, क्योंकि इमरान खान की पूरी पॉलिटिक्स का महवर ये है कि उन्होंने पहले दिन से ये कहा है कि वो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब को और शरीफ को सज़ा दिलवाएंगे, और वो उस पर कायम है, वो उस पर डिटर्मिन्ड है। और इसीलिए ये एनआरओ की कहानी भी सामने आती है, एनआरओ मांगने वाली भी कहानियाँ सामने आती हैं। ये सारी अपने वोटर्स को और उन लोगों को, अपने सपोर्टर्स को के लिए हैं कि जो ये समझते हैं कि हमारी पूरी पॉलिटिक्स का बयानिया ही ये है कि इनको पॉलिटिक्स से बाहर किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, जहां मुल्क में माशी और सियासी बहरान का सामना है, वही एक और सवाल सर उठा रहा है कि क्या मुल्क में कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है। वेलकम बैक। मुल्क में जहां दीगर मसाइल रोज बरोज बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं एक बड़ा खतरा भी सर उठा रहा है। आज ओगरा ने स्टेट ऑफ रेगुलेटेड पेट्रोलियम इंडस्ट्री रिपोर्ट बराए साल 2018 और 19 जारी कर दी है। ये एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि आइंदा चंद सालों के दौरान एक बड़े बहरान का खदशा है। ओगरा के मुताबिक मुल्क में गैस का एक बड़ा बहरान पैदा हो रहा है। ओगरा की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों के दौरान गैस शॉर्टफॉल 5389 MMCFD तक बढ़ने का खदशा है। और रिपोर्ट के मुताबिक गैस शॉर्टफॉल 2019 में 1440 MMCFD था। इस एतबार से 2024 तक गैस की तलब 5332 MMCFD हो जाएगी और गैस शॉर्टफॉल 2025 तक 3684 MMCFD हो जाएगा। ओगरा के मुताबिक इस वक्त 4319 MMCFD गैस पैदा हो रही है और 2030 तक मुल्क की जरूरियात 6937 MMCFD तक बढ़ सकती हैं। ओगरा ने गैस की मकामी पैदावार को मुल्क की जरूरियात के लिए नाकाफी करार दे दिया है और खदशा जाहिर किया है कि मुल्क का इन्हिसार दरामदी LNG पर बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क की जरूरियात का 21% दरामदी LNG से पूरा किया जा रहा है। यकीनन ये और इस जैसे कई सवाल आज हर पाकिस्तानी के ज़हन में है और कौम अपने नुमाइंदों और पॉलिसी साजों से सवाल कर रही है कि रियासत अपनी रियाया के बारे में आखिर कब सोचेगी। ये एक अहम मामला है। इसके अलावा एक और अहम मामला है, उसकी जानिब चलते हैं, लेकिन इस मामले की जानिब बढ़ने से पहले मीर रियासत की चंद क्रिकेटिंग स्किल्स आपके सामने रखते हैं। मीर रियासत वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान, आप एक क्रिकेटर हैं, एक फातेह कप्तान, मर्द बहरान, जीत का जज्बा रखने वाले इंसान हैं। आपकी क़यादत में कौम को आलमी कप जीतने का मौका मिला, लेकिन मीर रियासत आपके इक़्तिदार संभालते ही हमें यकीन था कि कौमी क्रिकेट टीम एक बार फिर आलमी उफ़क़ पर राज करेगी। आपने टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां की तो हमारा गुमान था कि ये तब्दीलियां क्रिकेट टीम में बेहतरी की वजह बनेगी, मगर T20 की बादशाह चैंपियन ट्रॉफी के हीरोज मुसलसल शिकस्त खाने लगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत का पहला साल यानी 2019 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मायूस कुन साबित हुआ। एक रोजा क्रिकेट में भी पाकिस्तान की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं रही है। 4 में से पाकिस्तान ने सिर्फ एक सीरीज जीती है, जबकि वर्ल्ड कप में भी कौमी टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई। वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड से 5 मैचेस की सीरीज में भी कौमी टीम बुरी तरह नाकाम रही। आईसीसी वर्ल्ड कप के इब्तदाई मरहले में कौमी टीम शिकस्त के मलबे तले दबती चली गई। वेस्ट इंडीज, भारत और ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई है। अभी ताज़ा तरीन शिकस्त का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जारी थी। आज का मैच ड्रॉ होने के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड में यह टेस्ट सीरीज हार चुका है। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फिक्र पर दस्तक जरूर है। मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या क्या दावे किया, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फिक्र ना करो,
मैं पाकिस्तानी क्रिकेट को ठीक करूंगा और आपको चैंपियन बनाऊंगा। वर्ल्ड कप के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं अब ये पाकिस्तान टीम को ठीक करने लगा हूं। इंशाल्लाह आपको उनको तौफीक। अब आप ऑपोजिशन में नहीं बल्कि हुकूमत में हैं, खुद वज़ीर आज़म हैं और क्रिकेट के मामलात को ठीक करना आपके इख्तियार में है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।